चलिए, तो देखो हम लोग का जो चैप्टर फर्स्ट आएगा, जो कि हम लोग और पढ़ चुके हैं, दोबारा इसको हम पढ़ाते जा रहे हैं। कैसे पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे ना। जो ये वाला चल रहा है इसको हम लोग संडे संडे पूरा कवर कर, छूटा हुआ है, और जो आपका आगे चल रहा है उसको हम लोग वहाँ पे आगे पढ़ते रहेंगे। बात समझ आ गई ना। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। देखो जो पहला चैप्टर था ये ही है 11th में, जो पहला चैप्टर है ये इसी नाम से है, किसके, द लिविंग वर्ड। बात समझ आ रही है। तो द लिविंग वर्ड नाम का चैप्टर है, इसको हमको लोगों को पढ़ना है। देखो पढ़ने से पहले हमें ये बात मालूम होना चाहिए। अच्छा, तुम लोग का सबका उद्देश्य थोड़ा सा नीट के लिए पैटर्न में होगा ना, नीट पे जाना है। तो नीट पे जाने के लिए एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि हमें नीट में कैसे क्वेश्चन, अरे तो पीछे कर दो थोड़ा, उसको सीट पीछे कर दो ना। बस। तो नीट को पढ़ने के लिए हमें पैटर्न समझना पड़ेगा। शायद अगर उस दिन क्लास नहीं उसको बताए होंगे कुछ की, जो पैटर्न है उस पर एकदम रहना है ना। बिल्कुल, जैसे कि बायोलॉजी में खासकर NCERT वाले जितने टॉपिक हैं या जो कुछ में लिखा गया है, मतलब जो कुछ है उसी को बहुत बार पढ़ना, एकदम अच्छी तरह से पढ़ डालना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस में आ रहे हैं। तो ये देखो ये चैप्टर है द लिविंग वर्ड का पहला चैप्टर। अब हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं ये बात थोड़ा समझ जाते हैं। हालांकि एक क्लास शायद वहाँ लिए पढ़ाए थे ना इसके बारे में, कुछ लिविंग के बारे में कुछ डिफिनेशन दिए थे। एक बार जल्दी इसको कवर कर लेंगे क्योंकि अब रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। ये लाइफ इज ए यूनिक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। मतलब जो लाइफ है, मतलब जो लिविंग है, मतलब उसका मतलब क्या है, उसके अंदर पक्का क्या है, लाइफ है। कोई भी ऐसा लिविंग नहीं है, कोई भी ऐसा लाइफ नहीं है जो लिविंग ना हो, या कोई भी लिविंग नहीं जिसको लाइफ ना बोले। वही तो बायोलॉजी वर्ड निकल के आया है कि जो चीजें लिविंग होती है उसको पढ़ने हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ, है ना। अब इसको हम लोग देखा जाए तो जैसे कि लिविंग के अंदर क्या क्या करेक्टर है। बहुत सारे करेक्टर लिविंग बोल, जैसे बोलता है, चलता है, सुनता है, खाता है, पीता है, दौड़ता है, ये सब क्या है, लिविंग का करेक्टर है। लेकिन हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो को पढ़ना है वो क्या क्या बात आएगा। एक तो ग्रोथ आएगा, एक मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट आएगा, ये जो रिस्पॉन्सिवनेस आएगा, एडाप्टेशन और रिप्रोडक्शन आएगा। इस सब इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजी आएगा, और इस टर्मिनोलॉजी में जो आगे मिलेगा हम लोग उसको समझेंगे। अभी देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, है ना, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ द रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, देखो उसके अंदर एक ऐसी चीज है कि वो खुद ही जन्म हुआ, मतलब अब जैसे कहा कि ना किसी का जन्म हुआ, अब वो धीरे 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 बुढ़ा हो जाएगा, फिर उसको डेथ हो जाएगी, उसके लड़के बच्चे आएंगे, फिर से चलता है। मतलब ये प्रोसेस चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट का हो, देखो सारी प्रक्रिया क्या है, सेम चल रही है ना। तो ऐसे चलती रहेगी जो लिविंग के हैं, है ना। तो ये बोला गया कुल मिलाकर लिविंग में, और जो बाहर का स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स स्टिमुलाई, उससे वो क्या करता रहेगा, रिस्पॉन्स करता रहेगा। जैसा स्टिमुलस मिलेगा वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर हम लोग बात करें तो ये वाला हम लोग चारों बात पढ़ चुके हैं, चारों पांचों बात, कि जो लिविंग है तो उसमें ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, और ये कॉन्शियसनेस, अर्थात इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स है। बात समझ गया ना। तो ये सारी बातें देखने को मिलेगा। अब इसको अलग अलग से पढ़ना है। ग्रोथ है तो ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर, या तो किसी चीज का नंबर बढ़े या उसका साइज बढ़ जाए। देखो ये उसका बताया, जब जायगोट शुरू में रहता है, जायगोट कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट। और वो जायगोट, उसका पहले डिवीजन होता है, पहले उसका साइज बढ़ेगा, डिवाइड होगा, कई सारे सेल बन जाएंगे। अब वो डेवलप करके धीरे धीरे क्या बनाएगा, एक कंप्लीट बेबी बनाएगा, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। अब एक बात बताया, जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, और ग्रोथ देखा जाए तो नॉन लिविंग में भी होता है ना। एक बार बताए थे, ग्रोथ नॉन लिविंग भी होता है। कैसे, जैसे पहाड़ है, बर्फ पड़ गई उसका साइज बढ़ गया, बर्फ पिघल गई साइज घट गया, लकड़ी को पानी में भिगवा देंगे साइज उसका बढ़ जाएगा, है ना। तो वो क्या होता है, उसका साइज बढ़ रहा है। तो ग्रोथ लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में होता है। इन प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूअस थ्रू देयर लाइफ। अब इसमें एक बात बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं अगर उसमें ग्रोथ होगा तो उसके पूरे लाइफ टाइम होगा, ऐसा होता है ना। लेकिन ह्यूमन है या एनिमल्स है, उसका ग्रोथ हमेशा नहीं होता है। जैसे ह्यूमन की एक लिमिट है कि 20 साल तक ग्रोथ होगा लंबाई, अब उसके बाद लंबाई नहीं बढ़नी है। अब जो बढ़ना है वो तो उसकी चौड़ाई बढ़ गई या उसका दिमाग बढ़ गया, हाँ समझ गया ना।
तो ऐसे से काम चलता रहता है। क्या है, पेन नहीं तो ले लो, इधर ले लो, ठीक है। अब देखो इसमें, अब देखो एनिमल में बात करते हैं, तो ये ग्रोथ इज द ओनली अप टू द सर्टेन एज, इसका कुछ क्या है, एक एज है। अब इसके अंदर सेल डिवीजन अकर्स इन रिप्लेस लॉस्ट सेल, मतलब एक सेल डिवाइड होगी, फिर वो जब ग्रोथ की मेच्योर की, जब उसकी डेथ हो गई, तब दूसरा सेल आएगा, फिर दूसरा सेल आएगा, उसके आधार पर क्या होगा, ग्रोथ होता रहेगा, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद कुछ और बात दिखेगी, वही एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, अब वो क्या करेगा, बर्फ पड़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा, पिघल गया तो साइज घट गया, मतलब जितना कुल मिला के एक्यूमुलेशन होता जा रहा है तो साइज बढ़ता चला जा रहा है, एक्यूमुलेशन कम हो गया तो साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना, ये है। अब देखो इसी बात को लेके बोलते हैं कि इसको जो है, इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते, किसको, ग्रोथ को। डिफाइनिंग का मतलब बताए थे ना, एक होता है जनरल कैरेक्टर, एक होता है डिफाइनिंग कैरेक्टर। अगर उसको बोल देने से लिविंग क्लेरिफाई हो जाए तो उसको बोलते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर। लेकिन ग्रोथ तो लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में होता है, तो अगर दोनों में होता है तो ग्रोथ बोल देने से ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग, वो कुछ भी हो सकता है, बस समझिए। भले ये बात है कि ग्रोथ लिविंग में भी होता है, तो इसलिए लिविंग का भी एक कैरेक्टर है, ये बात वही कह रहा है। ये क्या बोलते हैं, ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे। अब देखो आएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है, समझ जाओ कि अपने समान बच्चे पैदा करना। और रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। इस रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो अपने समान जो बच्चे पैदा हुए, लेकिन अब उसमें एक बात और जोड़ना होगा कि जो बेबी आए हैं, जो प्रोड्यूस हुए हैं, वो भी आगे चल के रिप्रोडक्शन कर सके। अगर वो आगे चल के रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो जो प्रोसेस हुआ वो पूरा प्रोसेस रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा, बात समझ गए ना। इसका मतलब रिप्रोडक्शन होता तो लिविंग में है, लेकिन सारे लिविंग में रिप्रोडक्शन हो ये जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, अगर रिप्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट बना कुछ अगर फर्टाइल ना होगा, स्टेराइल निकल गए, अगर स्टेराइल निकल गए तो भी वो रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है और एनिमल भी होता है ना, ये बात तो सबको मालूम होगा। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग द फ्यूचर सिमिलर टू दीज ऑफ पेरेंट्स। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली या एसेक्सुअली, या तो सेक्सुअली या तो एसेक्सुअली, है ना। वो जो तुम लोग भी देख रहे हो ये वाला टॉपिक, ये इसको शायद हटाया गया है, ये जो करेक्टर है इसको अभी जब पहले हुआ करता था, इसको हटाया गया, लेकिन इसको पढ़ लेंगे तो आगे टर्मिनोलॉजी जो मिलेगी तो बात समझ आएगी, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं, बात समझ आ गई ना। अभी बताएं कहाँ से मिलेगा वो तो जो बुक में है। तो ये हो गया। अब देखो, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये ग्रोथ रिप्रोडक्शन, मतलब एक बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो रिप्रोडक्शन होता है हम लोग उसको ग्रोथ बोल सकते हैं, क्योंकि एक था, एक से दो हो गया, तो चाहे इसका देख लो ग्रोथ ही तो हो रहा है या रिप्रोडक्शन है। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम लोग ग्रोथ को रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, है ना, ये बात है। कभी कभी क्वेश्चन नंबर आता है, ग्रोथ को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में उसका एक, तुम लोग शायद इंग्लिश में पढ़ोगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब उसी के सेम वर्ड, और उल्टा बोल दिया क्या, सिनोनिम्स मतलब सेम और एंटोनिम्स मतलब डिफरेंट ना, तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो ग्रोथ को रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, लेकिन कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बात समझ गए ना। तो ये है। अब एक दो एग्जांपल दिए थे, ये है म्यूल। अब ये बना कहां से है, बताओ, बताए थे ना, ये क्या है, ये फीमेल हॉर्स और मेल डंकी, ये दोनों के मीटिंग से क्या हो गया, म्यूल। देख रहे हो, देखने तो लगी रहा है खूबसूरत सा, लेकिन ये अब ये क्या है, स्टेराइल है, ये आगे बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसका मतलब ये जो प्रोसेस से पैदा हुआ वो रिप्रोडक्शन अब नहीं कहलाएगा। इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन लिविंग तो थे लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं किए, और ये भी लिविंग हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बोझा ढोने का काम। समझ गए ना। अच्छा, जानते हो बोझा क्यों ढोता है, क्योंकि ये स्टेराइल है, मजबूत ज्यादा है, इधर उसको लाल पीला हरा कोई मतलब, समझ गए ना, सीधा देखेगा सीधा जाएगा, बोझा लाद दिया वहां जाएगा, गिरा फिर चलाएगा। और कोई दूसरा है तो फिर समझ गए, उसको फिर
बोझा ढोने में आसानी नहीं रहेगा, तो ये होता है। अब देखो ये मैंने ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे ये एक वर्कर हनी भी होती हैं, जो वर्कर हनी भी होती हैं वो भी स्टेराइल हो जाती हैं। तो इसका मतलब अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसका मतलब जो प्रोडक्शन हुआ है वो रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये लिविंग तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम लोग डिफाइनिंग इज ए नॉट प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बात समझते रहना। अब दूसरा आएगा तीसरा आएगा मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म के अंदर का मतलब ये होता है समेशन ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उन सबको जोड़ दो, उन सबको जोड़ देंगे तो जो कुछ बनेगा, जो कुछ हो रहा है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बस समझ गए ना। अच्छा इसको अगर देखें तो हम लोग बताए थे शायद, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक डाउन, है ना। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है टू फॉर्म। समझ गया ना। ये है कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना और इसका मतलब होता है बनना। अब बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है 2 ही टाइप का हो रहा है, या तो कुछ टूट रहा है या कुछ बन रहा है। टूट क्या रहा है? जो हम लोग खा रहे हैं, जैसे रोटी खाए, चावल खाए, जो पसंद आए वो खाए, अंदर गया वो टूटा, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, क्या बना? एटीपी। बात समझ गया ना। तो जो टूटा वो कैटाबॉलिज्म, जो बना वो एनाबॉलिज्म। बात समझ गया ना। तो ये टूटना और बनना। अब इसमें एक बात ये आता है कि ये जो मेटाबॉलिज्म होता है वो चाहे मतलब लिविंग में रिप्रोडक्शन हो या ना, कोई भी ऐसा लिविंग नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो। बात समझ गए ना। चाहे वो कैसा भी लिविंग हो, अगर वो है तो मेटाबॉलिज्म है। इसका मतलब जो मेटाबॉलिज्म होता है तो वो देखो है ना, जो लिखा है इट इज द ऑल सम ऑफ टोटल ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिना एक्सेप्शन के अगर किसी को बोल देंगे इस पेन में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ये पक्का क्या है? ये डिफाइनिंग फीचर है, अर्थात मतलब ये क्या है? पक्का लिविंग है। अगर इसमें बोलते हैं इसमें ग्रोथ हो रहा है, अभी जरूरी नहीं था कि ये लिविंग है कि नहीं है। मतलब अगर मेटाबॉलिज्म बोल देते तो डिफाइन हो गया कि ये पक्का क्या है? लिविंग है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब दूसरा देखो क्या आएगा। इसका कुछ और भी एक एग्जांपल दिया, मतलब बताया गया मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट द आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम। ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट आर लिविंग रिएक्शन। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो किसी के सेल को निकाल के लैब में उस सेल को कल्चर किया जाता है। कल्चर मतलब उसका वो नंबर बढ़ाना, कापी बढ़ाना, उसका साइज बढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं? उसको कल्चर बोलते हैं। तो अब उसमें ये बताया कि अगर वो कल्चर किया जा रहा है लैब में, तो क्या जो लैब में कल्चर किया जा रहा है वो क्या लिविंग है कि नहीं है? बात समझिए ना। मतलब वो क्या लिविंग कैरेक्टर में आएगा कि नहीं आएगा, उसको बताया गया है। और एक और एग्जाम्पल पहले हुआ करता था, अगर कोई आदमी कोमा में चला गया है, बस सुने थे ना, कोमा अनकॉन्शियस हो जाना काफी दिन से, और कोई अनकॉन्शियस हो गया है तो वो क्या लिविंग है अभी कि नहीं है? बिल्कुल वो है भी। और इसमें जो बात ये लैब में हो रहा है इसका देखो आंसर ये होगा कि ये देखा जाए तो ये अब लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक इसमें उसके जैसे कुछ हो रहा है। मतलब इसमें क्या है कि अगर कोई आइसोलेटेड मेटाबॉलिक हो रहा है इन उसको जो मतलब बॉडी के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं इन विट्रो, है ना। ये देखा जाए तो वो लिविंग थिंग्स में नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ लिविंग वाले रिएक्शन हो रहे हैं तभी वो कल्चर हो रहा है। जैसे एक सेल को निकाल कर कल्चर करके बड़ा करोगे तो वो लिविंग थोड़ी है ना। वो उस तरह से कुछ कुछ रिएक्शन हो रहा है। मतलब ये है कि उसका रिएक्शन होगा कि वो लिविंग की तरह हो रहा है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स में नहीं आएगा। बात समझ गया ना, ये बात है। अब देखो अगला आएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो सेल जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। अब ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके आधार पे
दो टाइप का होता है, एक होता है मल्टी सेलुलर, एक होता है यूनिसेलुलर। बस समझ हो ना, मल्टी सेलुलर मतलब एक से अधिक सेल, यूनिसेलुलर मतलब एक। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, न्यूक्लियस, बहुत सारे हैं। अब देखो चाहे कोई भी लिविंग हो, चाहे रिप्रोडक्शन करे या ना करे, है ना, लेकिन उसके अंदर वो लिविंग होगा तो पक्का वो किससे मिलकर बना होगा, सेल से। बिना सेल के वो बन पाएगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, कौन सा करेक्टर है, डिफाइनिंग करेक्टर, था डिफाइनिंग फीचर है। अगर हम बोल देंगे इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला है, इसका मतलब ये क्या है, ये पक्का क्या है, लिविंग है। और कुछ बोलने की जरूरत अब नहीं है। इसे अगर ग्रोथ बोलते तो भी क्लियर नहीं था। बात समझ गया ना। तो ये वही बात किया गया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखो आएगा कॉन्शियसनेस का। अब देखो हर एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो कहीं ना कहीं रिस्पांस करता है ना। जैसे ह्यूमन के अंदर तो सेल्फ कॉन्शियस होता है। अगर ह्यूमन के अंदर कोई ऐसे नीडल चुभा देगा तो उसको पीड़ा होगा, हटाएगा, उसका रिएक्शन करेगा, तुमको मार भी सकता है, या जो उसके मन में बनते बनेगा वो करेगा। बात समझ रहे हो ना, वो ऐसा करेगा, इसका मतलब वो सेल्फ कॉन्शियस है। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो भी रिस्पांस देते हैं, जैसे प्लांट है। अब प्लांट क्या है, देखो गर्मियों में प्लांट की पत्तियां मुरझा जाती हैं। देखो इस समय बढ़िया बसंत बहार मतलब सावन में बढ़िया सब हरे भरे मिल रहे हैं, तो जैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है वैसा क्या कर रहे हैं, वो रिएक्शन कर रहे हैं। उस हिसाब से उसका इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं। इसका मतलब रिस्पांस तो भी दे रहे हैं। अब ये है कि अगर उनको कोई कुल्हाड़ी से काट देगा तो पलट के तुमको मारने नहीं आएंगे। प्लांट की ये मतलब बड़प्पन है, समझ गए ना। अब ह्यूमन को मार दोगे तो फिर बवाल हो जाएगा। अब आजकल तो देख ही रहे हो, है ना, कि कोई किसी को कुछ बोल देना तो बोल ही नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो मारने की तो बात छोड़ दो, हमारे बात को ना। तो लेकिन प्लांट सोचो ऐसा नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी तुम हम लोग को कितना मतलब उसके बदले हमको देते हैं, है ना। जैसे एक बात कहता है ना कि अगर मान लो जब प्लांट में कोई कुल्हाड़ी मार देगा तो प्लांट रोएगा। रोना मतलब कि उसके आसपास से कुछ बहता है, तुम लोग ध्यान दिए होगे तो, और वो जो बह रहा है हम लोग उसको उसके आंसू मान सकते हैं, और वो आंसू भी हमारे काम आता है। बस समझ गए ना। मतलब सोचो बेचारे तुम मार दिए, उसको पीड़ा भी हुआ, जो निकला वो भी हमारे काम का है ना। लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं है। अब देखो अब वो इसे किसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा, जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, या अदर ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे केमिकल हो गया, या पॉल्यूशन हो गया, है ना, पॉल्यूटेंट्स हो गए, ये सब करते हैं। अब जैसे इसमें कुछ इमेज दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्लांट होता है, प्लांट का झुकाव उधर होगा जो स्टेम का, जिधर लाइट आएगी, कभी तुम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना। और रूट का झुकाव उधर होगा जिधर पानी तरफ मिल सकता है। जमीन के अंदर तो रूट जाएगा लेकिन उधर पानी की ओर थोड़ा सा झुकेगा। और ये तो एक होता है, इसको इंसेक्टिवरस प्लांट बोलते हैं। ये ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो उसको पूरा करने के लिए ये लोग इंसेक्ट को खाता है। अब ये जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ बैठा, इसको ऐसे दबा दिया, अब दबा दिया, खत्म, खा लिया, तो रिस्पांस तो कर रहा है ना। ये एक टच मी नॉट का प्लांट है, जिसको बोलते हैं छुई मुई, या इसको और गांव के बोल चाल की भाषा में लजवंती बोलते हैं। तुम लोग गांव के रहने वाले हो कि मतलब केवल यहीं के गांव है ना, कौन सा गांव है, जिला कौन सा था? अच्छा, तो गांव तो जानते हो, एक प्लांट होता है छुई मुई इसको बोलते हैं। उसमें जैसे उसको टच करेंगे वो पत्तियां क्या हो जाएगी, बंद हो जाएंगी। तो ये सारा क्या कर रहा है, रिस्पांस कर रहा है, मतलब ये कॉन्शियसनेस है। तो ये सारे करेक्टर हैं, मतलब ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलरिज्म और कॉन्शियसनेस। इसका मतलब अगर कुछ बोले कोई लिविंग है तो हमको उसको उसके अंदर इतने सारे करेक्टर देखने को मिलेंगे। बात समझ आ गई, चमक गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो आएंगे आगे, इसको हम थोड़ा और समझेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर देयर द सराउंडिंग, सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब ये भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कोई भी ऐसा लिविंग नहीं जो जिसके अंदर ये रिस्पांस कॉन्शियसनेस देखने को न मिले। अब ह्यूमन में तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है ना। मैं बोला ना कि अपने आप को समझ पाना, या कोई टच किया तो उसके उसमें क्या करना है। जैसे टच होता है, बहुत सारे टाइप का टच होता है, गुड टच, बैड टच। अब उसका क्या रिस्पांस देना वो खुद ही समझ पाएगा, है ना। तो ये बात इसमें देखने को मिलता है। अब देखो ये अब तुम लोग में लिया होगा डाइवर्सिटी वाला, है ना। इसके पहले पहले दिया करता था, वो काटा गया है।
लेकिन हमने इसको नहीं काटा क्योंकि इसको बता देंगे थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ना, बात कभी इधर से क्वेश्चन घुमाएगा तो आ जाएगा, बहुत लंबा बात थोड़ी था। उसको हालांकि नहीं काटना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों काट दिया गया। अब आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब यहां पे एक वर्ड लिखा है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब तुम लोग जानते हो क्या हो सकता है? हाँ, डिफरेंस टाइप ऑफ स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है। तो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ एक पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज डाइवर्सिटी। और कौन सी डाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी। अब बायो मतलब जो जिंदा होंगे, इसका मतलब में क्या होगा? लिविंग की डाइवर्सिटी की बात होगी। अच्छा, डाइवर्सिटी कहीं भी हो सकती है ना? जैसे यहाँ भी तो डाइवर्सिटी है ना, ह्यूमन है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कैमरा, कंप्यूटर, बोर्ड, सीट, टेबल, अगर इसको भी अलग अलग माने तो डाइवर्सिटी हो गई। अगर लिविंग स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि केवल क्या है? ह्यूमन है। एक से अधिक टाइप के लोग होंगे, स्पीसीज होगी, तो डाइवर्सिटी आएगी। अगर सेम टाइप के लोग हैं, ज्यादा है, तो वो डाइवर्सिटी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? नहीं तो अगर एक से अधिक जब हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन बोलते हैं ना। इसे बोलते हैं सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल। एक ही टाइप को दो मिलेगा, तीन मिलेगा, बहुत मिलेगा तो पॉपुलेशन, और कई टाइप का पॉपुलेशन मिलेगा तो कम्युनिटी, और कई टाइप को वो मिल जाएगा एनवायरमेंट तो बायोम सबसे बड़ा जो होता है बायोम, जैसे कि वाटर बॉडी, ये क्या बोलते हैं, लैंड्स बॉडी, एयर वाला, ट्री वाला, ये सब होता है ना। तो ये हाँ ऐसे ही चलता है ये। तो जब एक ही स्पीसीज बहुत सारी होगी क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन, है ना। अच्छा, डाइवर्सिटी होने का थोड़ा सा फायदा भी है, बस समझ रहे हो ना, कि नेचर में डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि हम लोग सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड हैं, राइट। अगर दूसरे पे डिपेंड है तो इसका मतलब सबका होना जरूरी है। जैसे मान लो एग्जाम्पल दे, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में 7 लोग हैं, अगर सातों लोग डॉक्टर ही हैं तो कभी इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी या वकील की जरूरत पड़ेगी तो हमको बाहर से हायर करना पड़ेगा। अगर उसी में एक आध दो डॉक्टर होते, एक आध दो इंजीनियर होता, एक आध दो वकील होता, एक आध दो मास्टर होता, तो इनमें से किसी की जरूरत पड़ती तो हमको आसानी से हमारे घर में मिल जाता। तो डाइवर्सिटी होना बहुत अच्छी बात है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में 10 टीवी है, बाकी और कुछ नहीं है। अब एक के घर में क्या है? एक टीवी है, एक कूलर है, एक फ्रिज है, एक एसी है, सब कुछ अलग अलग है। तो जिसके घर में डाइवर्सिटी उसका काम अच्छे से चलेगा। जिसके घर में एक ही चीज बहुत है उसको तो काम कैसे चलेगा? ये तो उसको एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए नेचर में डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तुम लोग देखते होगे जब किसी चीज की संख्या कम होने लगती है तो गवर्नमेंट उसमें एक्शन लेती है कि इसको बचाया जाए, है ना। जैसे इस पैरों को बचाने का अभियान चलाया गया था, गौरैया गायब हो रही थी तो उसको बोला कि इसको बचाओ, लोगों को अवेयर किया गया कि भाई ये भी हमारे काम का है। लोगों को लगता है कि यार ये मेरे किस काम का है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इकोलॉजी पढ़ोगे क्लास 12 में या पढ़ोगे कहीं ना कहीं तो पता चलेगा हर एक जीव कुछ ना कुछ हमारे लिए काम का होता है। जैसे दिमाग में तुम लोग आता है यार मच्छर किस काम का? साला काटता ही तो है, मलेरिया फैलाता है, बीमारी फैलाता है ना। और जो स्नेक होता है वो किस काम का? जब भी काट लेगा हमको बीमारी, वो मर जाएंगे अगर पॉइजनस होगा तो। हमारे किसी काम का नहीं है, जिसको मार दो खत्म हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो इन्वायरमेंट को स्टेबल करने में उसका जरूरत है। अगर वो है तो इन्वायरमेंट स्टेबल है ना। जैसे कि एक वर्ड होता है पॉलिनेशन, जो प्लांट के फ्लावर मेल से पोलन ग्रेन्स होते हैं वो निकल के दूसरे स्टिग्मा पे जाके गिरता है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। हो सकता है उसमें मच्छर का भी काम आ जाए, उस पर बैठा हो, उसे पोलन ग्रेन चिपक गया हो, दूसरे पे चला जाए तो उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर पॉलिनेशन हो जाएगा तो उसमें सीड बनेगा, ना होता तो सीड ना बनता। तो हम लोग जो खाते हैं हमको कहाँ से मिलता? अब रही आई बात सांप की, सांप पॉइजनस होता है, हम लोग को दिमाग में आता है कोई काम करना है इसको दिखाई दे मार दो, लेकिन ऐसा नहीं है। सांप बहुत सारे ऐसे चीज़ों को खा भी जाता है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जैसे चूहा खा गया या और बहुत सारे जो जो हाँ रहा हो जो खा गया, हो सकता है हमारे लिए कहीं कहीं वो नुकसान पहुंचा रहा हो, उसको ख़त्म कर देगा तो मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा। और मेरे लिए क्या, नेचर के लिए, क्योंकि नेचर कहता है कि हर चीज़ का बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो कोई चीज सर्वाइव नहीं करने पाएगा। और जानते हो जब भी कभी बैलेंस इम्बैलेंस होने लगता है
नेचर उसको पक्का बैलेंस करता है। चाहे उसको नेचर बैलेंस करता है ये कह लें, चाहे वो खुद ही अपने आप बैलेंस हो जाएगा, जो हम लोग के आंखों के सामने दिखा था कोरोना जब आया था। समझ गए? सोचो, तुम लोग न्यूज सुनो होगे, जब कोरोना आया था तो लॉकडाउन लग गया था, सारी फैक्ट्रियां बंद, कंपनियां बंद, बहुत सारी चीजें बंद, लोग अपने घरों में बंद। बढ़िया नदी इन्वायरमेंट कितने सुंदर हो गए थे। नदियों का पानी, जो इतनी सारी क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट लाने के बाद पानी नहीं साफ किया जा सका, वो 1 महीने के लॉकडाउन में सफा हो गया, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ ना होगा। बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर में बढ़ रहा था, बैलेंस कर दिया। बात समझिए ना? इतना ज्यादा अगर वो होगा तो नेचर बैलेंस कर देगा। तो इसका मतलब सब एक दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन सबसे ज्यादा नेचर को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है तो कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो क्योंकि ह्यूमन क्या है, देखो एक्चुअली नेचर क्या होता है ना, नेचर जंगली होता है, बोलते हैं ना जैसे अब। लेकिन ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन समझदार होता है। बोलते हैं आप किसी बोलते हैं यार तुम जंगली हो क्या, तो उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन नेचर एकदम जंगली ही होता है। तुम जंगल में जाकर देख लो, वहां पे सारा चीज अपने आप स्टेबल है, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है। बस समझ रहे हो ना? मान लो हिरन की संख्या बढ़ गई, पेड़ पौधों को खाना शुरू कर देगा, जंगल खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी समय एंट्री होगी शेर की, उसको खा के बराबर कर देगा, इधर पेड़ पौधे ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। अब फिर क्या आ जाएगा, इधर शेर की संख्या बढ़ जाएगी तो हिरन की संख्या कम हो जाएगी। इधर फिर शेर की संख्या, जब पेड़ पौधे आएंगे हिरन कम होगा, शेर भूखों मरेगा, मर जाएगा। इधर फिर से हिरन ग्रोथ करना शुरू कर देगा, तो उधर क्या हो जाएगा, फिर कर देगा। तो ऐसे बैलेंस चलता रहता है। इसीलिए जो नेचर में हर एक चीज का होना बहुत जरूरी है। बस समझिए ना? अब लेकिन इंसान है, समझता है, लेकिन उसको रियल बात इसलिए समझते, बोलते यार मेरे थोड़े से कर देने से क्या हो जाएगा। जैसे लोग जाते हैं कहीं जंगल में, अगर हाथ में कुल्हाड़ी है तो मार दिए, एक आठ पेड़ निपट गया, है ना? अब सोचो कि वो बेचारा कि 1-2 महीने में इतना बड़ा हुआ होगा, तुम उसको 1 सेकंड में निपटा दिए, जो तुम्हारे कोई काम का नहीं। आजकल बड़ा मतलब वो करने का, पहाड़ों में घूमने का और बड़ा चीज़ों है, लोग जाते हैं वहाँ, बढ़िया बेतहाशा प्रदूषण फैलाते हैं, है ना? प्लास्टिक की बाटल, चले जाओ जहाँ हिल्स स्टेशन है, बहुत एकदम उसका पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ दिए। और यही सोच के यार हम ही एक ही तो फेंकेंगे, हमारे एक फेंकने से कुछ क्या होगा क्या, सब यही सोच लिया, इतना ज़्यादा बर्बाद हो गया। बस समझ गए ना? तो इस तरह से करता है। तो ये अब तुम लोग डाइवर्सिटी के बारे में तो समझ गए होंगे। अब डाइवर्सिटी किसकी पढ़ना है? द लिविंग बर्ड की, है ना? अब इसको समझते हैं। अब ये बायोडाइवर्सिटी इज ए लाइफ इज अवर लाइफ, मतलब अगर बायोडाइवर्सिटी है इसको हम बोलते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ रिफर टू बायोडाइवर्सिटी। मतलब जितने टाइप की ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म होंगे, टाइप होगा, वही क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसा। और उसके बाद जैसे ये देखो, ये कितनी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है ना? बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ हमारी पृथ्वी ग्रीन है, क्योंकि तुम लोग कभी देखोगे जब ऊपर जाने के बाद, बहुत ऊपर लोग जाते हैं, जब वहाँ पृथ्वी दिखती है तो एकदम हरी दिखाई देती है ना। इसी तो ये वाला डायग्राम आया करता है, हम लोग तो नहीं गए हैं लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो यहाँ से जो तुम लोग में ये लिखा गया है, ये सब यहाँ बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब 1.7 to 1.8 मिलियन। इसे हमने कहा कि हमारे अर्थ में बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। अब जो ये टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, हम ही लोग तो बता रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इतना ही है, इससे पता नहीं कितना ज्यादा है, लेकिन हम लोग उसको जान नहीं पाए हैं। आखिर ये 1.7 बिलियन कौन बना रहा है? ह्यूमन बता रहा है, नेचर थोड़ी बता रहा है। नेचर को तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, नेचर क्या कहना चाह रहा है। बस समझ रहे हो ना? हम बता रहे हैं गिन के, मेरे पास गिन के हमने डाटा रखा है अपने पास, उसी डाटा को तुम बता रहे हैं कि हमने जो गिना है वो कितना है, 1.7 से 1.8 मिलियंस। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम कोई पता नहीं लगा पाए हैं। जैसे समुद्र में बहुत सारा एरिया है जहां लोग आज तक नहीं पहुंचे हैं। अभी तुम लोग एक न्यूज़ सुनोगे, एक टाइटेनिक नाम का जहाज बहुत दिन से चला गया था, उसको लोग देखने गए, अभी अभी गए थे देखने कुछ, वो भी वहीं दफन हो गए हैं। बात समझ गए ना? तो वो जो है, हेलो, हाँ हम कभी क्लास में आओ, बात करें थोड़ी ना।
बस समझ रहे हो ना। तो वो सब क्या था, अब हम लोग केवल इतना ही जान पाए हैं, इसीलिए हम लोग जो जानते हैं ये है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, देखो एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमी। अब देखो टैक्सोनॉमी क्या होता है, जैसे मान लो अब हमें जैसे हमको किसी चीज को जानना है, हमको किसी चीज को समझना है, तो समझने के लिए हमें उस बात को पहले उसके कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। बस समझ रहे हो ना। हमें किसी चीज को जानना है, उसका नाम देना है या उसको अपने डाटा में रखना है, तो हम उसको अपने डाटा में कैसे रखेंगे, उसको कुछ ना कुछ तो नाम देंगे, उसको आइडेंटिफाई तो करेंगे ना। तो टैक्सोनॉमी उसी को बोलते हैं। ये क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। अब जैसे एग्जांपल, मतलब एग्जांपल समझो, जैसे हमने कहा कि अभी हम लोग के पास 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है, हम लोग जो जानते हैं। अब ये कैसे जानते हो, इस मान लो कहीं गए, कुछ नया मिला, उसके बारे में पढ़ना शुरू किए, यार इसका ये 2 पैर है, 2 आंख है, ऐसा दिखता है, ऐसा खाता है, ऐसा रहता है, सारा कुछ इकट्ठा कर लिए। अब उसको देखे कि यार ऐसा और कौन करता है, या उससे उसको मिला है, तो उससे नहीं मिला, बिल्कुल डिफरेंट होने लग गया। तो हम लोग उसको बोल देंगे यार ये तो कुछ नया आ रहा है, इसको कुछ नया नाम दिया जाए और इसको हम कहीं अलग से इसको रखा जाए। अब इसके लिए एक अथराइज्ड संस्था है, जो कि वहीं पे आप जाके अपना, अगर आप कोई डिस्कवर कर भी रहे हैं तो आप जाकर वहां बताइए कि हमने भैया ऐसा काम किया है, ये देखा है, देख लो, ये कुछ नया हो तो इसमें रख दो, मेरा नाम लिख देना कि हमने इसको डिस्कवर किया है। अब वो भी 1.7 में जुड़ जाएगा, अब उसका नाम आ जाएगा, तुम्हारा नाम भी आ जाएगा कि हमने इसको डिस्कवर किया। तो ये डिस्कवर करने के मतलब ये प्रोसेस क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। ये देखो ये सब अपना देख गए हैं, कैमरा लेके अपना देख ताक रहे हैं, बढ़िया डाइवर्सिटी। अच्छा तुम लोग को जंगलों में घूमना पसंद है कि नहीं, हाँ किधर लगता है, हाँ अच्छा अच्छा। चलो अब यहाँ पे एक बात देखना है, टैक्सोनॉमी के बाद एक बात आता है सिस्टमैटिक्स। सुनो ध्यान से, टैक्सोनॉमी के बाद आता है सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक्स क्या है, मान लो किसी चीज को डिस्कवर किए, तो उसको हम उसको एक सिस्टम से रखेंगे। अगर यहाँ वहां ऐसे फेंक दिए, दोबारा जरूरत पड़े तो मिलेगा। जैसे मेडिकल स्टोर में जब कभी जाओगे तुम लोग दवाई लेने, तो कितनी सारी उसके पास दवाइयां हैं, लेकिन बोलते हो फला दवाई, तुरंत जाए खटाक से निकाल दे देगा। इसका मतलब हर एक दवाई को सिस्टम से रखा है। अब वो किस सिस्टम रखा है वो जाने, कि हम बुखार वाले इधर रखे हैं, इधर दर्द दवाई रखे हैं, या नाम से रखे हैं, अल्फाबेट से रखे हैं, वो अपने हिसाब से रखा है। बस समझ गए ना। तो ऐसे का सिस्टम, अब ये सिस्टमैटिक बोलते हैं, ये लैटिन में बोलते हैं इसको सिस्टमा बोलते हैं, यानी सिस्टमैटिक। इसका मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट डील्स विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी रिलेशन मतलब ये होता है कि जैसे मान लो किसी चीज को पहले डिस्कवर किया गया, तो उसको हम वहां बैठा दिए, उसके बाद दूसरी बार ये डिस्कवर किए, यहां बैठा दिए, तो पहले वो आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ऐसे ऐसे करते चले गए। ठंडी लग रहा है क्या, बंद कर दें, आदत कर दें। उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी। तो ये सब जो क्या हो रहा है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। बस समझ गए ना। अब देखो जो कुछ भी डिस्कवर की जाती है, ये एक पुस्तक है। पुस्तक मतलब एक्चुअली अब तो ये सब पुस्तक नहीं रही, अब तो सब सॉफ्टवेयर आ गया है। मतलब उस समय, जिस समय ये नहीं हुआ करता था, तो उसी में तो डाटा लिखोगे। जैसे किसी के बारे में कुछ लिखना है तो किताबों में तो लिखो, कॉपी में लिखोगे ना, या अपनी किताब छपवाओगे। अब तो सारा कुछ क्या है, सब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, खटाक से डालो मिल जाएगा। तो मान लो ये वही है, इसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। ये बात है 1735 की, और ये क्या बोलते हैं इसको, इनको पहचानते हो, कैरोलस लीनियस है ये, मतलब लीनियस साहब ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये आता है सिस्टमा नेचुरी इज द बुक रिटन बाय द लीनियस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सिस्टमा नेचुरी नाम की बुक लीनियस द्वारा लिखी गई है, और उसी में इस सब चीज को अंदर इसमें बैठा के रखा गया है ना। अब इसके बाद जैसे मान लो बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। जैसे टैक्सोनॉमी क्या मतलब, किसी चीज को समझना, देखना, कैरेक्टर बताना, उसको ले आना, रख देना। तो उसको कैसे करेंगे, उसकी क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम किसी चीज को, जैसे मान लो गए दिखने, गए, अब कोई चीज नहीं मिलेगी, हमको समुद्र की जाना, समुद्र में जाना पड़ेगा, वहां तुमको देखना पड़ेगा। बस समझना। अब जब कोई चीज मिलेगा तो तुम उसको पहले कैरेक्टराइजेशन करो,
उसका मतलब करेक्टेशन का मतलब क्या हुआ कि तुम उसके करेक्टर बताओ। जैसे कि उसके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंख है, वो रहता कहाँ है, वो बोलता कैसे है, खाता क्या है, करता क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, वो चौड़ाई कितनी है, उसका वेट कितना है, ये सारा बात उसको तुम पहले लिख डालो। और तुमको उसको लिखने का तुम उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जब उसको उसका जब करेक्टेशन हो जाएगा, जब तुम उसका पूरा करेक्टर जान जाओगे, तब तुमको उसको आइडेंटिफाई करने की तुम्हारे अंदर एक कैपेसिटी आएगी। यार ऐसा करेक्टर तो उसका भी होता है, इसका मतलब क्या पता ये उसी का मेंबर ना हो। अगर ऐसा मैच नहीं करेगा, तब तुम लोग कहोगे नहीं ये तो कुछ क्या है, ये तो कुछ अलग मिल गया। तो इसका मतलब क्या, वो हमारे अंदर क्या होगा, वो आइडेंटिफाई हो गया। अब जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, तब हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब ये होता है कि हम उसका, जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना क्लासिफिकेशन है कि हम किस फाइलम के हैं, किस किंगडम के हैं, किस फाइलम के हैं, किस क्लास के हैं, किस आर्डर के हैं, किस जीनस स्पीसीज के हैं, और किस जीनस के हैं, मतलब किस जीनस के किस स्पीसीज के। सबका अपना अपना क्या है, क्लासिफिकेशन। तो जो हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसका क्लासिफिकेशन कर लेंगे, तब उसको हम फाइनली उसका नाम दे देंगे। और उसका नाम देके उसको उस जिस भी फाइलम में रखा जाना चाहिए उसमें उसको रख के उसका नाम देके उसके नीचे अपना नाम जोड़ देंगे, हमने इसको डिस्कवर किया और ये हमारे नाम से ये पेटेंट हो गया। बात समझ गए ना। तो अब इसकी ऐसे प्रोसेस होती है। अब इसमें एक बात और समझो, इसका ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या है, कैरेक्टराइजेशन, फिर क्या आएगा आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या है क्लासिफिकेशन, फिर क्या आएगा नोमेनक्लेचर। अब एक बात समझना इसमें, जैसे कि सारे लोगों के पास क्या अथॉरिटी है कि तुम किसी को ले जाओगे तो लो मेरा नाम लिख दो, से उसकी एक प्रक्रिया होगी। और सोचो वो प्रक्रिया क्या होगी। जैसे मान लो कि पहले तो कोई यार साइंटिस्ट कोई चीज डिस्कवर किया, हाईलाइट हुआ, उसका नाम आ गया, हाँ फलाने ने ये डिस्कवर कर दिया। अब तो क्या है, प्रॉपर पढ़ाई करो, रिसर्च करो, मतलब पीएचडी करो। जब पीएचडी करोगे तो उसके लिए एक संस्था है, उस संस्था में तुम जिसके फील्ड में पीएचडी कर रहे हो उसको उस संस्था में ले जाओ और बताओ कि हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, इस यूनिवर्सिटी से आए हैं, हमने ये कुछ देखा है, इसमें हमने इसके बारे में ऐसा कुछ पढ़ा है, इसको आप देख लीजिए, अपने डाटा से मैच कर लीजिए, अगर कुछ नया मिलता है तो मेरा नाम लिख के इसको उसमें ऐड कर दीजिए। बात समझ गए ना। तो ये ऐसे ऐड होगा। तो इसका मतलब अब तो बहुत सारी प्रक्रिया है। एक कहानी है, जब हम लोग एमएससी कर रहे थे तो हम लोग जुलाई से कर रहे थे, तो हम लोग का टूर गया हुआ था गोवा में यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हम लोग गए हुए थे वहाँ पे क्या हम लोग का काम था, वहाँ पे हम लोग को 2 काम था। गोवा के समुद्र के पानी में 2 टाइप का काम हुआ करता था। एक तो वहाँ के पानी को समझना, मतलब समुद्र के पानी के जो हाइड्रोबायोलॉजी बोलते हैं उसको, कि उसके पानी में क्या है, इसका कितना एसिड है, कितना बेस है, कितना पीएच है, सब कुछ समझ जाना। उसके बाद क्या था कि वहाँ की मछलियाँ पकड़ना, उसको ले आना, उसका पेट फाड़ के उसकी इंटेस्टाइन निकालना और इसके इंटेस्टाइन में पैरासाइट ढूंढना, क्योंकि जो छोटे छोटे पैरासाइट होते मछलियाँ उसको खा जाती हैं तो उसके पेट में चला जाता है। अब हम लोग क्या करते थे, उसको ले आते थे, पूरा दिन उसको काट पीट के उसके पैरासाइट ढूंढ ढूंढ के फिर उसको माइक्रोस्कोप में लगा के उसको देखते। तो उसमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जो हम लोग को लगा कि यार ये लगता है नया है। तो हमारे प्रोफेसर साहब भी थे उसमें साथ में, हम लोग उस पर काम करना शुरू किए, उसको ले आए यहाँ अपने लैब में यूनिवर्सिटी में। उस पर करीब 1 आध महीने तक काम किया, मतलब ऐसा ऐसा है, इतना करेक्टर है इसका, ये है पक्का, ये सगल ढूंढे कहीं मिला नहीं, हर जगह पे उस सब नया लग रहा। तो अब उसका उसका कुछ हम लोग नाम दे के ले गए अपना, जहाँ पे उसका एथराइजेशन में कि हाँ मेरा नाम रखो, हम लोग की टीम ने इसको डिस्कवर किया है। ले गया तो फिर जो उसने जब मैच कराया तो सारा करेक्टर मिला, बोल दिया कि यार इसको तो किसी दिन पहले ही एक बंदे ने डिस्कवर कर चुका है, इसको तुम लोग कुछ नया नहीं किए हो। तो इतना सारा मेहनत क्या हो गया, बेकार हो गया, कोई मतलब नहीं निकला। अगर हो जाता तो हम लोग का नाम, मतलब प्रोफेसर साहब का, बाकी स्टूडेंट का नाम आता कि हाँ आप मिल के इसका डिस्कवर किया है। बस समझ गया ना। तो यही प्रक्रिया पूरा करना पड़ता है। अब समझ गए तुम लोग प्रक्रिया में क्या करना है। इसी बोलते हैं बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना। अब इन सब का अलग अलग मीनिंग दिया। बेसिक कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या हुआ कि मतलब हमको उसको क्या करना है, उसको समझना है कि वो क्या होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म सच एज, उसका एक्सटर्नल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सब कुछ उसका इकट्ठा करना है। उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन। इतना बता दिया। उसके बाद हो क्या आता है, उसको आइडेंटिफाई, इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग
इज पॉसिबल, मतलब उसको आइडेंटिफाई करो जिससे हम लोग उसका नेम दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसको क्लासिफिकेशन करना है। जैसे क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, वो किस किंगडम का है, एनिमेलिया का है कि प्लांट का है कि फंजाई का है कि मोनेरा का है, प्रोटिस्टा का है, उसको करना है, उसके हिसाब रखना है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा नॉमेनक्लेचर। फिर जब तुम सारा काम कर लोगे तो उसका नाम दोगे, फिर उसके नाम में अपना नाम जोड़ दोगे कि हमने उसका डिस्कवर किया। देखो बहुत सारे स्पीसीज का नाम, साइंटिस्ट का नाम जो आता है, कोई एक्सपेरिमेंट होता है उसमें साइंटिस्ट का नाम जोड़ देते हैं, है ना, ये सारा है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नेम ऑर्गेनिज्म सच एज दैट ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम नेम, हाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, देखो बात समझ आ रही है ना। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, हम लोग नाम देंगे और उसके बाद जैसे भी हुआ हम लोग क्या समझ गए, बता देंगे हाँ ये फल है ये, हाँ ठीक, कि मैंगो है ऐसे, समझ गए। अब यहाँ पे डिस्टर्ब, समझ गए बात को ना। तो ये अब ये क्या गया, अब यहाँ पे देखो ये बता ना कि यहाँ तक पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ देखो ये पूरा हो जाएगा, क्या कहलाएगा, नॉमेनक्लेचर। अब उसके बाद देखो अगला टॉपिक हालांकि आएगा, चलो इसको कल पढ़ें, क्या लग रहा है, ये पूरा अब लंबा जाएगा पूरा। द सिस्टम ऑफ द नेमिंग ऑफ द कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। चलो इसको अगले टाइम में पढ़ेंगे, है ना। जब जब भी चल रहा है इसको कंप्लीट करते जाएंगे, रिकॉर्ड हो ही गया है, देखते चलेंगे, तुम लोग रिवीजन होता रहेगा, ठीक है ना।